पक्की गुमटियां, लोहे के खोखे लगे हुए हैं जो रात को 10 बजे तक शराब की बिक्री करते हैं। इन गुमटियों, खोखों को हटाने के लिए कौन अधिकारी सक्षम है और जानबूझकर इन अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई अधिकारी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार का क्या कार्रवाई करने की मंशा रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, नियमों का उल्लंघन कर मदिरा विक्रय करने की स्थिति में विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है। तथापि यदि आप द्वारा कोई स्पेसिफिक इशू कंप्लेन ध्यान में लाई जाए तो उस प्रकरण की पृथक जांच करवाई जाएगी और आपको सूचना दे दी जाएगी। यदि ऐसा कुछ चल रहा है जो कि इलीगल है तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग बिल्कुल करेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी। गत एक वर्ष में विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 373 गश्त की कार्रवाई की गई तथा 869 बार मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया। विभाग द्वारा उक्त निरीक्षण के परिणाम स्वरूप 20 अभियोग दर्ज कर राशि रुपए 2,10,000 का जुर्माना आरोपित भी किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से दूसरा पूरक प्रश्न है कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आबकारी विभाग के पास आप कह रहे हैं कि निरंतर और नियमित उनकी जांच करवाई जा रही है, तो विभाग के पास कितनी गाड़ियां, कितना स्टाफ है जो निरंतर गश्त व नियमित जांच की कार्रवाई करते हैं? माननीय मंत्री जी। देखिए, जिला आबकारी अधिकारी जांच हेतु अधिकृत हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं और स्टाफ भी है, और जो भी आपका ऐसा इशू है आप बिल्कुल बताएं, उसकी हम लोग जांच करेंगे। अगला प्रश्न है। ये बीच में फालतू ना, आपने कहा कि कोई अवैध ब्रांच नहीं है, क्या विभाग के पास कोई शिकायत आई है? एक क्वेश्चन तो मेरा ये है। और दूसरा, सब लोग जानते हैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अवैध ब्रांचेस खुली हुई है, चाहे गोदाम के नाम पे चाहे कहीं पे भी। आप एक अभियान चला के इस पे कार्रवाई करा दें जिससे कि अवैध ब्रांचों पे कार्रवाई हो जाए। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहूंगी, अगर कोई भी, मैंने ऐसा अपने प्रश्न में भी कहा कि यदि ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और मैंने अभी ये भी बताया कि कितने हमारे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत दुकानें 68 हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज अभियोग 20, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रात्रि 8 बजे बाद मदिरा बेचान करते हुए पाए गए प्रकरण 1। और इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई प्रकरण है, ऐसी कोई दुकानें हैं तो आप बिल्कुल माननीय सदस्य मुझे बताएं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर वो इलीगल पाई गई तो। ठीक, डॉक्टर जसवंत यादव। बिफोर माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर आप अदरवाइज मत लेना। मंत्री मेहनत करता है, जवाब देता है, आप तो प्रश्न पूछो। नहीं, वो भी चाहता है उसका हाईलाइट हो क्षेत्र में। आप पूरे प्रश्न पूछिए। और आपने इसके अंदर अंकुश ही लगा दिया, मंत्री बेचारे क्या करें? पूरे प्रश्न पूछिए। मैं तो पूछ लूंगा, पूछिए। पर मंत्री अब ये तो आप पूछिए, मैं नहीं अगला प्रश्न करूं। पूछिए। हमारा बहरोड के अंदर मिडवे बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है। एक दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पुल आ गया नेशनल हाईवे का, उसके कारण से ये सारा डिपेंड करता था अपने डिलक्स बसों पर और आने जाने वाली गाड़ियों पर। अब वो पुल के कारण वहाँ उतर नहीं पाती और ये घाटे में चला गया। अभी मंत्री जी ने मुझे बताया है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने, इसको विचाराधीन कर रहे हैं दोबारा उसके लिए। मैं तो चाहता हूँ इसको विचाराधीन ना करें। इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या तो इसको कहीं लीज पे दे दे आप, या किसी विभाग को दे दे, या किसी और चीज के अंदर इसका उपयोग तुरंत करें। जब तक आप ये विचाराधीन रहेगा तब तक उसके अंदर ईंट भी नहीं मिलेगी। उसके खिड़की दरवाजे अभी से ही उखड़ने लग गए, लोग उठा ले जाते हैं। तो इतनी कॉस्टली प्रॉपर्टी पे तो तुरंत प्रभाव से आपको अपना
डिसीजन लेना चाहिए जिससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा ना हो। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं सहमत हूँ माननीय सदस्य ने जो बात कही उससे। बिल्कुल जल्दी ही इस पे निर्णय लेंगे कि इसको किस तरह से आगे बढ़ना है, इस दिशा में आउटसोर्स करना है या ओएनएम पे करना है या लीज पे देना है। बिल्कुल इस पे हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इनका प्रश्न जायज है, मुझे भी लगता है काफी समय से वहाँ ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कहीं ना कहीं समाधान करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 55। पूरक प्रश्न आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहूंगी कि गत 3 वर्षों में उक्त छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता राजसमंद में कितने छात्रों को मिली एवं इसको इन सुविधाओं की, इन छात्रवृत्तियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स जितनी भी हैं हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर SC, ST, OBC, लेडीज, MBC, मोस्ट बैकवर्ड क्लास और EWS है, इनका जो तय करती है स्कॉलरशिप वो करती है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का डेटा मेरे पास अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम। माननीय सदस्य उनको पहले दो, आपको पूछने के नहीं कहा, आप बैठिए, फिर सब खड़े होंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। ये आपका काम नहीं है, ये सदस्य का काम है। सदस्य पूछेंगे दूसरा प्रश्न, सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी कि बिना मेरी इजाजत के कोई नहीं बोलेगा और वैसे नियमों में भी यही नियम है और आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी सदस्यों को पूरा मौका मिले। लेकिन लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अगर बार बार खड़े होते हैं तो नियमों में इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है क्या? बैठिए। आपने ध्यान ला दिया, आपने ध्यान ला दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि राजसमंद की एक बहुत बड़ी डिमांड कुवारिया CHC और राजावास PHC दोनों इन्होंने हमें दिए। लेकिन क्या सरकार राजसमंद में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की मंशा रखती है? माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हैं, उसके अतिरिक्त हमारे राज्य में एक सोसाइटी के जरिए 22 हमने मेडिकल कॉलेजेस खोल लिए हैं। टोंक और जैसलमेर का अभी निर्माण चल रहा है और जो कुछ जो बच गए हैं जिसके अंदर प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर, इसका हम PPP मोड पे करेंगे। अभी राइजिंग राजस्थान के अंदर भी काफ़ी निवेश आ रहा है और ये इसकी जो फाइनलाइज, इसकी जो मोडेलिटीज़ है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट और हमारा मेडिकल कॉलेज में हमारा खुद का हॉस्पिटल भी होना बहुत बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ करके हमें इनको करना है। प्रश्न यही है कि इसकी जो मोडेलिटीज़ जो है वो हमें फाइनलाइज करनी है PPP मोड के अंदर। और आपने जो CHC और उनकी जो बात करी है, आपने जो भी आपको कमी पड़ती है वो आप लिख के दें, हम फाइनेंस को जल्दी भेजेंगे। अगला प्रश्न है श्री नानालाल निनामा। 555। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र घाटोल पंचायत समिति हेडक्वार्टर मुख्यालय SDO पीपलखुट में ऊंची मजिस्ट्रेट खुलवाने की मैंने माननीय मंत्री महोदय से मांग करी थी, लेकिन उन्होंने कोई नियम बताया, प्रकरण के बारे में पूछा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कितने प्रकरण लंबित हैं, माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट खोलने की मांग की और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय
और राजस्थान सरकार के नियम है कि एक इतनी निर्धारित संख्या में प्रकरण विचाराधीन है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जो कमेटी बनी हुई वो सहमति दे देती है तो नया न्यायालय खोला जा सकता है या कर्मोन्नत किया जा सकता है। जहाँ तक माननीय सदस्य के क्षेत्र का प्रश्न है, इनके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं वो सिविल नेचर के सिर्फ 24 मुकदमे हैं और क्रिमिनल नेचर के 281 मुकदमे हैं और जो पैरामीटर्स राजस्थान सरकार ने तय किए और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तय किए उस पैरामीटर से बहुत ज़्यादा दूर है। साथ ही साथ मैं ये भी माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जब तक पैरामीटर्स तय नहीं कर दें न तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की उच्चतम समिति जो है वो सहमति देगी और न राजस्थान सरकार नियमों में इतनी ज़्यादा कोई शिथिलता भी दे सकती है क्योंकि 700-800 मुकदमे पैरामीटर होने चाहिए और वहाँ आपके करीब 200 का लगभग मुकदमे हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वो भी है कि पीपलू खाट में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्जन का मामला प्राप्त होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए पीपलू खाट में ग्राम न्यायालय सर्जन हेतु राज्य सरकार को जरिए पत्र दिनांक 18/12/2014 को लिखा गया था, जिस पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई। तत्पश्चात पीपल खूंट के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अपर सिविल न्यायाधीश न्यायालय सृजन का ज्ञापन प्राप्त होने पर नए सिरे से लंबित प्रकरणों की संख्या मंगवाई जाकर प्रकरण माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा गया है, जिस पर कमेटी द्वारा दिनांक 12/8/2023 को उस प्रकरण को अस्वीकार कर दिया गया है। वर्तमान में पीपलू खूंट में किसी प्रकार का न्यायालय खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं, क्योंकि हमने सरकार को लिखा तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकदमों की संख्या को देखते हुए उसे स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। इसीलिए इस स्टेज पर हम आपके क्षेत्र में न्यायालय खोलने में असमर्थ हैं। उत्तर तो आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने प्रकरण के बारे में पूछा था, आपने प्रकरण बताया, बता दिया 241,000। आपके प्रश्न में जो है उसका उत्तर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मेरे सीओ सर्कल में 3,000 से ऊपर प्रकरण लंबित है। क्या आपने जो नियम बताए हैं सभी कोर्ट इसी नियम से हैं या कोई छूट दी गई है? माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, राजस्थान सरकार और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों से ही चलते हैं और नियमानुसार जो भी कोर्ट खोले गए हैं या कर्मोन्नत किए गए हैं। मैं पुनः आपको दोहराता हूं, आपके क्षेत्र के जो प्रकरण मैंने बताया, शायद आपने ध्यान से सुना भी नहीं, आपके क्षेत्र के सिविल प्रकरण सिर्फ 24 है और क्रिमिनल नेचर के 281 है। अगर आप ये मानते हैं कि हमारा आंकड़ा गलत है तो तथ्यात्मक लाके दे सकते हैं, मुझको वेरीफाई करेंगे। गलत आज जवाब देगा तो उसकी कार्रवाई होगी। नहीं, आज हमारे पास प्रमाणित आंकड़े हैं। जहाँ तक आपका ये कहना है कि क्या सभी क्षेत्रों में इसी तरह से होता है, पूरे राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के सहमति से और राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ये न्यायालय खोले जाते हैं या कर्मोन्नत किए जाते हैं या विचाराधीन प्रकरणों को इधर से इधर किया जाता है। एक समानता से एक साथ न्याय होता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न 57 स्थगित किया गया है। केंद्र से नहीं, प्रश्न स्थगित हो गया। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा स्थगित हो गया। प्रश्न संख्या 58 स्थगित हो गया। बात जब करता हूं, जब ये अग्राह्य था प्रश्न तो लगा कैसे? दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि जब सरकार की जानकारी में ये आ गया कि चांदी, पायल, बिछियां, कड़े, छल्ले 70% गहनों में गिलट और एल्यूमिनियम की चमक है, तो इस पर सरकार कोई संज्ञान तो ले, कोई कानून तो बनाए, कोई बहाना नहीं। बैठिए, हो गया, अब स्थगित हो गया। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा। प्रश्न संख्या 58। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री महोदय ने बहुत जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत शानदार बजट दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी मांग है, मेरा प्रश्न नंबर 1 है, श्री गणेश जी के मनसापूर्ण जी मंदिर जहाजपुर, श्री
वर्जनंदन जी के मंदिर जहाजपुर, श्री शांतेश्वर जी और सोमेश्वर जी मंदिर जहाजपुर, श्री राजेश्वर जी मंदिर जहाजपुर, श्री बलदाव जी मंदिर ग्राम शक्करगढ़। इन मंदिरों आत्मनिर्भर मंदिर है, सरकार के स्वयं के खर्चे से ग्रामवासी चलाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इनके जीर्णोद्धार और रंग रोशन की व्यवस्था सरकार कराना चाहती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 593 मंदिर प्रत्यक्ष परिवार आत्मनिर्भर परिवार के हैं, जिनका पूरा रख रखाव, उनका जीर्णोद्धार, सारी की सारी व्यवस्था देवस्थान विभाग करता है। इनसे 552 मंदिर राजस्थान में है, 41 मंदिर अन्य प्रदेशों में हैं। इनमें से मान्य सदस्य के क्षेत्र में 5 मंदिर श्री गणेश जी मनसापुर जी जहाजपुर, मंदिर श्री ब्रजमोहन जी जहाजपुर, मंदिर श्री शांतेश्वर जी उर्फ सोमेश्वर जी धर्मशाला, मंदिर श्री राजेश्वर जी जहाजपुर, मंदिर श्री बलराम जी ग्राम शक्करगढ़ जाजपुर। ये 5 मंदिर माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमने 2024-25 में इन मंदिरों पर 4,75,215 रुपये वहाँ के रंग रोगन के लिए, वहाँ की मंदिरों की पोशाकें, बोर्ड लगाने के लिए खर्च किए हैं। और अभी माननीय सदस्य ने बताया कि वहाँ उन मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए या रख रखाव के लिए, रंग रोगन के लिए और राशि की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य की भावना को समझते हुए जितना भी हम इनमें परीक्षण कराएंगे और आवश्यकता के अनुसार हम काम कराएंगे। अगला प्रश्न श्री भीमराज भाटी। प्रश्न संख्या 59। मुझे उत्तर प्राप्त हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे उत्तर में ये बताया गया कि 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत हुई है। उन 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत में कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी उन 14 में से 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है या अन्य जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया है या मूल विभाग में भेज दिया गया है। जब कोई भी ठोस सबूत नहीं पाया गया तो 14 में से 10 के विरुद्ध तो आपने एक्शन लिया, 4 को एज इट इज आपने कायम रखा। जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे उन लोगों को आपने कुछ छेड़ा ही नहीं, उनको आपने टच ही नहीं किया। मेरा पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है माननीय कि 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। 14 में से आपने जवाब दिया है कि कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी आपने उन 14 में से 10 लोगों को, 8 के खिलाफ तो उनको ट्रांसफर कुछ किया, 2 के खिलाफ उनको मूल विभाग में भेजा। तो जब कोई ठोस शिकायत, कोई सबूत ही नहीं था तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ क्यों एक्शन लिया? और 14 में से 10 के खिलाफ एक्शन लिया तो जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन 4 को आपने एज इट इज कायम रखा, उनको कोई टच नहीं किया आपने। उसका क्या कारण है? नंबर 1। नंबर 2, एक सेकंड सुन लीजिए, एक आने दो उत्तर, एक कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन 14 अधिकारी कर्मचारियों के बारे में सदन को अवगत कराया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ शिकायतें तो उनका कोई एड्रेस नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था। साथ ही साथ जैसा इस उत्तर में भी आया है, 8 का स्थानांतरण किया। स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है और जो दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं उनको भी भेजने का अधिकार पॉल्यूशन बोर्ड को है। तो इसमें तो आपका कोई बंधन नहीं दिया, सतत प्रक्रिया है। हमने उनको डेपुटेशन को वापस भेज दिया। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जब उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं पाया गया, सबूत नहीं पाया गया, तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ तो आपने एक्शन लिया, मूल विभाग भेज दिया, वो आपका अधिकार है, सही है। लेकिन बाकी के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया, स्थानांतरण कर दिया। लेकिन जो 4 सबसे भ्रष्ट है, 4 अधिकारी जो सबसे भ्रष्ट है, मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, उनके खिलाफ आपने कुछ भी नहीं किया। इसका क्या कारण है? मुख्य अभियंता का नाम बता दे तो ज्यादा अच्छा रहता। ये रहा सर, मुख्य अभियंता है नवीन माथुर, नीरज माथुर। अतिरिक्त मुख्य अभियंता है भुवनेश माथुर। और मैं दावे के साथ इस ऑगस्ट हाउस में खड़ा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन 4 अधिकारियों का आपने टच नहीं किया है वो पर्यावरण विभाग, पर्यावरण मंडल के
सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अभियंता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीरज माथुर जी, अब राजे उत्तर आ रहा है। माननीय नीरज माथुर जी दिनांक 30/9/2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भुवनेश माथुर जी के संदर्भ में आपने सदन के अंदर चर्चा करी, तो ये ठीक है कि पाली के कुछ टेक्सटाइल मिलों से उनके संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनके पास जो टेक्सटाइल का चार्ज था वो पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा टेक्सटाइल का चार्ज वापस ले लिया गया है और उनकी जगह एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती शशि चौधरी जी को वो चार्ज दिया गया है। और आपने जिस इंक्वायरी की बात करी है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो भी विषय सदन के अंदर रखे हैं उसके लिए हमारे पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा उन तमाम विषयों पर जांच करा ली जाएगी, क्योंकि पाली के अंदर विशेष रूप से जो समस्या है वो पॉल्यूटेड पानी को लेकर के है। किसान भी परेशान है, किसान चाहते हैं कि उनकी धरती का सही तरीके से उपयोग नहीं पा रहा है, उद्योगपति भी चाहते हैं कि उनकी यूनिट ढंग से चले। इसके लिए माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त करी है, मैं सदन के अंदर घोषणा करता हूं कि हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन बोर्ड के, उनके माध्यम से समस्त प्रकरण की जांच करा ली जाएगी। धन्यवाद। श्री कालीचरण सराफ, दो हो गए, आश्वासन दे दिया, जांच कराएंगे। प्रश्न संख्या 60। दूसरा पूरक प्रश्न यह है, दो हो गए, जो भी एक ही किया मैंने। दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो भी शिकायतें आपको प्राप्त हुई है, उन शिकायतों का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से एक सर्कुलर है, उन शिकायतों को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए। वो रजिस्टर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आज दिन तक नहीं रखा गया। मुझे जवाब दिया कि नहीं, कोई भी रजिस्टर नहीं है। तो ये डीओपी का सर्कुलर है जिसमें ये लिखा है कि इस तरह की कोई भी शिकायतें हो वो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की जाए, मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जाए। तो क्यों नहीं शिकायतों का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है? आपके पास शिकायत आई, आपके जांच अधिकारी ने लिख के दे दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि ठोस सबूत है। तो फिर रजिस्टर मेंटेन करने में आपने को क्या तकलीफ है? डीओपी का सर्कुलर है। विराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है और हमने जवाब में भी कहा है कि कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आदरणीय भजन लाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी शिकायतें प्राप्त होगी उसकी सूचीबद्ध करके हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे। अगला प्रश्न श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या हो गया भाई, प्रश्न संख्या 60। माननीय, मैंने पूछा तो क्या था और जवाब ही वो मतलब प्रश्न ही चेंज कर दिया मेरा। सुनिए, मैंने पूछा था क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है? यदि हाँ तो 31 दिसंबर 2024 तक कितने केसेज में एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति हेतु सरकार से अनुरोध किया है? जबकि प्रश्न में कर दिया कि 2022 से 2024 ये लिमिट कर दिया आपने। खैर, आपने कर दी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक आपके 1189 अभियोजन की स्वीकृति आपने दी 1592 में से, और 403 अभी भी आपके लंबित हैं। जबकि प्रदेश के सतर्कता आयुक्त ने सभी विभागों के एचओडी को पत्र लिखकर अधिकतम 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति देने के आदेश दिए हुए हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? एक इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वरिष्ठ नेता 7 बारी विधानसभा में आए चुके, इन्होंने जो कहा कि प्रश्न पूछा कुछ था और जवाब कुछ और दिया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में आप खुद ही स्वयं तय करें कि जो लंबा चलेगा इसका पूरा, जो प्रश्न पूछा था उसका हमने पिन पॉइंटेड जवाब दिया, नंबर 1। नंबर 2, माननीय सदस्य ने बोला कि 1/1/2022 से लेकर 31/12/2024 इस अवधि के बीच में इन्होंने पूछा। इसका जवाब हमने इनको दे दिया था कि 1592 एसीबी के जो केसेस दर्ज हुए उसमें से सरकार ने 1189 की पीएस दे दी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें से। और इस 1189 में से 1037 को वर ग्रांटेड परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन,
अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है साहब? 152 डिनाई किए गए और 403 जो हैं वो पेंडिंग है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, क्योंकि गैजेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं वो डीओपी के थ्रू होता है और नॉन गैजेटेड का हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होता है। ये मैं बता देता हूं, हमारे 49 डिपार्टमेंट्स हैं, इसकी पूरी सूची आपके सदन पे मैं भेज दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने पेंडिंग है। तो ये जो 403 है, ये जब डिपार्टमेंट्स भेजेंगे तो उसके बाद में इनकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप रेशियो देखते हैं कि 1592 में से 1189 को प्रोसिक्यूशन दिया गया सैंक्शन, उसमें से 1037 को ग्रांटेड प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो गया और 152 डिनाइड और 403 जो है, मैं सोचता हूं कि ये एक खराब एवरेज नहीं है और डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत करी है इसके अंदर। इसके अलावा समय जो लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगता है, मेन विभाग जो है उनसे भी जो समय लगता है वो लगता है, कोर्ट के भी कई जगह स्टे आ जाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो और सब कई एम्प्लॉयज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हैं, आपके कई लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। तो ये मैं और इसके अंदर मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी जो है इनकी रिव्यू लगातार चलती है। तो मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि जो हमने नंबर 1 आपका जो प्रश्न आपने पूछा उसका पिन पॉइंटेड जवाब दिया, आप खुद ही देख लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। और जो एसीबी की जो प्रोग्रेस रही है, मैं सोचता हूं उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं रही है। उसके अलावा आप सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर केसेस हैं जो यूं ड्रैग ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में आप सूचना दें तो उसके बारे में हम और पिन पॉइंटेड जांच करके आपको जवाब दे देंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल इतना सा पूछा कि 3 महीने के निर्देश आपके सतर्कता आयुक्त ने दिए हुए हैं और ये 2-2 साल हो गए और इतना ही नहीं है, 16-16 साल से केस पेंडिंग पड़े हैं। एसीबी ने आपको लिख के दिया और उसके नहीं हुए, और वो इसलिए नहीं हो रहे कि अधिकारी आपस में मिले हुए रहते हैं। मोदी जी का कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जितने भी केस पेंडिंग है इनके बारे में क्या आप सरकार ये विचार रखती है कि एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना दें 3 लोगों की, और वो सारे केसेस की समीक्षा करे और समीक्षा करके जो केस पेंडिंग है उनकी अभियोजन स्वीकृति 3 महीने के अंदर अंदर दे दे, जिससे भ्रष्ट अधिकारी कोई बच नहीं पाए। क्योंकि पिछली सरकार में 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ और उनके केसेस पेंडिंग है, इसकी समीक्षा जब तक नहीं होगी, तो इसलिए मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि आप 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाइए, उसमें सारे केसेस जो पेंडिंग है उनकी समीक्षा कीजिए और जो केसेस अनुमति देने लायक हैं उनके अभियोजन की स्वीकृति दीजिए, जिससे कि उनको दंडित किया जा सके। बैठिए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आप बैठे बैठे नहीं बोले बिना अनुमति के। मैं माननीय मोदी जी और माननीय हमारे इतने सीनियर सराफ साहब की मैं सराहना करता हूं कि आपका जो मोटो है कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपके जो मॉरल्स आपके मोदी जी के, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। नंबर 2, ये जो 403 केसेस हैं इनके ऊपर हम तुरंत एक्शन लेंगे, आपको आश्वासन देता हूं। और तीसरी बात जो है, इसके अंदर जो है आपने जो बोला मंत्रिमंडल की कमेटी, ये लीगली पॉसिबल नहीं है, कानून अलाउ नहीं करता इसको। 1 मिनट, अलाउ नहीं करता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब को कह दूंगा कि उनकी कमेटी थोड़ी मजबूत करके ये जो 403 है, फोकस 403 पे है, इसको हम टाइम बाउंड करके इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। माननीय मंत्री जी, नहीं तो आपका हो गया तो में बना दो कमेटी। अब बैठिए, अगला प्रश्न बैठिए। माननीय सदस्य, मेरा इसमें आए माननीय मंत्री जी, कौन सा प्रकरण कितने समय से है जो बहुत पुराने हैं, उन पे तत्काल सरकार निर्णय करे तो अच्छा रहेगा। उसका अध्यक्ष महोदय एजिंग कर लेंगे, पहले हो उसका एजिंग करके आपको भी कॉपी दे देंगे और माननीय मंत्री। धन्यवाद। डॉक्टर ऋतु बनावत। प्रश्न संख्या 61 मेरा उत्तर आ चुका है। मेरा मंत्री महोदय से ये निवेदन रहेगा कि बयाना विधानसभा के बयाना कस्बे में 35 वार्ड हैं
और जनसंख्या की दृष्टि से भी और समुचित व्यवस्था की दृष्टि से भी, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों से छोटे बच्चे और महिलाएं जुड़े होते हैं। अगर 10 आंगनवाड़ी केंद्र बयाना कस्बे में और खोले जाएंगे तो ज्यादा अच्छी व्यवस्था रहेगी, ऐसा मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा। माननीय मंत्री जी। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि शहर के सभी वार्डों के पात्र बच्चों को आंगनबाड़ी की समस्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र आबादी के आधार पर खोले जाते हैं। नियमों में वार्ड के अनुसार आंगनबाड़ी खोलने का प्रावधान नहीं है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले बजट में 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत कर प्रारंभ भी हो चुके हैं। यदि ऐसा कुछ आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की आवश्यकता है तो अगर वो आप बताएं तो वहां पर खोलने का हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि वहां पर खोले जाए। जी धन्यवाद मंत्री महोदय। अगला प्रश्न श्री बाल मुकुंदाचार्य, क्या प्रश्न पूछ सकते? हो गया समय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रश्न संख्या 62 मेरे को जवाब मिल चुका है, मैं संतुष्ट हूँ। जल्दी पूछिए। निवेदन करना चाहूंगा। प्रश्नकाल समाप्त। घड़ी में तो घड़ी के अनुसार चल रहा है। स्थगन नहीं आप वापिस आ जाइए। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री थावरचंद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धरियावाद में यूरिया खाद की कालाबाजारी से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लाइट एवं साउंड शो 2 माह से बंद होने की उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 22-23 व 23-24 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर की नगर परिषद सीमा का विस्तार नहीं किए जाने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के किसानों को खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में। श्री रफीक खान सदस्य की ओर से कानोता थाना क्षेत्र में बटेसरी गांव के पास महिला का जला हुआ शव मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साबला में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से बाड़मेर निवासी भारतीय सेना में कोर्स कंट्री रेस में गोल्ड मेडल विजेता स्वर्गीय दाऊ प्रजापत को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा छापर में डीएलसी रेट का कम किए जाने के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संदिग्ध मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के शहरी क्षेत्र में जल भराव की रोकथाम एवं CFCD परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सुरेश मोदी एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के नवगठित 3 संभाग एवं 9 जिलों को निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, डॉक्टर सुभाष गर्ग, श्री सुरेश मोदी एवं श्री रामकेश को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम एक से मैं पूरा करूंगा, उसके बाद पहले मेरे पूरी व्यवस्था हो जाए। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत अब मैं इसको बोल लूं, उसके बाद आपके बाद दूंगा ना। बीच में मुझे सभी पक्षों से जब मैं खड़ा हुआ हूं
न बोले, कोई स्पेशल प्रश्न, ऐसा कोई 1 मिनट में कोई तूफान नहीं आने वाला है। श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत सूंडो का बास के पंचायत भवन में कार्य संचालन प्रारंभ किए जाने के संबंध में श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी द्वारा मौका काबिज भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज किए जाने के संबंध में श्री आदूराम मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौहटन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाखासर के रण क्षेत्र में नमक उद्योग स्थापित किए जाने के संबंध में श्री हंसराज मीणा सदस्य की ओर से करौली जिले के विधानसभा क्षेत्र सपोटरा स्थित माता कैला देवी एवं बीजासनी मंदिर क्षेत्र का कॉरिडोर बनाए जाने के संबंध में श्री छगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों का नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले की पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान किए जाने के संबंध में श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से सूरतगढ़ को जिला बनाए जाने के संबंध में श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र करणपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाने के संबंध में श्री कालूराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग में चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन किए जाने के संबंध में श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगीवाला का समन्वयन निरस्त किए जाने के संबंध में श्री महेंद्र पाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जमुआ रामगढ़ के ग्राम मुंडला स्थित अंबेडकर पीठ की गवर्निंग काउंसिल का गठन कर शैक्षिक पदों की स्वीकृति दिलाए जाने के संबंध में श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के सोम कमला अंबा बांध में डिसलिस्टिंग की निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करवाए जाने के संबंध में श्री रफीक खां सदस्य की ओर से जयपुर शहर में यातायात पुलिस के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में श्री उदयलाल भंडारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मांडल में उद्योगों द्वारा आवंटित की गई भूमि का अन्य उपयोग किए जाने के संबंध में श्री गोपाल लाल शर्मा सदस्य की ओर से भीलवाड़ा डिपो द्वारा कोरोना काल में बंद की गई रोडवेज सेवाओं को बहाल किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 6/2/25 को शून्यकाल में बोलने हेतु 37 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार है। श्री रामस्वरूप लांबा नसीराबाद विधान क्षेत्र के ग्राम दांतड़ा में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड दांतड़ा में व्यवस्थापक द्वारा निवेशकों काश्तकारों के सावधि जमा योजना की राशि का गबन किए जाने के संबंध में श्री बाबू सिंह राठौर जनता जल योजना में कार्यरत सहायक पंप चालकों की विभिन्न लंबित मांगों का निराकरण के संबंध में श्री शंकर सिंह रावत ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 2 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अन्य विद्यालय में मर्ज समन्वय करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजेंद्र महुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे सर्वे में पात्र व्यक्तियों के नाम लेने के संबंध में। अब बोलिए माननीय संसदीय मंत्री जी। अब बोले हो गया, चलिए। अब श्री हरिमोहन शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हृदय के गहन तल से आपका आभार व्यक्त करूं कि आप मेरे अधिकारों की रक्षा करने में रुचि रखते हैं और मुझे अवसर देते हैं। रामगढ़ अभ्यारण्य, आप कहें सभी के अधिकारों की रक्षा करता हूं। रामगढ़ अभ्यारण्य 22-23 और 23-24 में उस अभ्यारण्य के लिए राज्य सरकार ने लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके पश्चात से मान्यवर वहां ऐसी व्यवस्था हो गई और ऐसी अव्यवस्था हो गई, खड़े नहीं, इनके उठने के बाद आ जाइए ना, जिसके कारण वहां पर आज से 2 महीने पहले एक जो बाघिन थी उसकी मौत हो गई और उसके कंकाल का पता भी 12 दिन बाद लगा विभाग। उसके 2 बच्चे हैं जो अभी जीवित हैं। उसमें भी एक बात और है, उसने बच्चे तो दिए थे 3 और तीनों का प्रदर्शन किया था फॉरेस्ट विभाग ने, लेकिन एक बच्चा उसमें गायब है जिसका आज तक अपन को पता नहीं है। तो 12 दिन तक उस कंकाल का और उसका बाघिन का पता नहीं लगना,
ये अपनी इनएफिशिएंसी है, अधिकारियों की लापरवाही है कि 12 दिन तक उस टाइगर प्रोजेक्ट में कोई टाइगर गायब हो और अधिकारियों को पता न लगे। यहाँ से जांच अधिकारी आपने भेजे, मुझे अफसोस है इस बात का कहने का, जांच अधिकारी जिस दिन पहले टाइम जांच करने के लिए गई तो जहां पर वो बागिन मरी थी वहां गई नहीं, रास्ते से वापस आ गई। तो बड़ी जंगल में वहां कौन जाएगा। और इसके साथ एक मर गई वो बागिन, बागिन के बाद एक उस बागिन का बच्चा लापता है जिसका पता नहीं है। और इसके बाद ये जो RBT4 है, RBT4 इसकी डेथ हो गई। अभी कुछ दिनों पहले ही RBT4 जंगल में मारा गया और विभाग का कहना यह है कि इनके 2 टाइगर के बीच में फ्री फाइट हो गई। फ्री फाइट के कारण वो मर गया। इस RBT4 के जो कॉलर लगा हुआ था, विभाग को पता था कि अकेला है, कहां पर है, ये दोनों की टाइगर की क्या पोजीशन है, ये कैसे लड़ेंगे। तो टाइगर का जब आपस में एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन होने का था तो उस समय विभाग को ये पता था, लेकिन विभाग ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। और टाइगर मरने के बाद जो उन्होंने जांच करके ये बताया कि 2 टाइगरों के बीच में फ्री फाइट है। अगर फ्री फाइट है सर, तो दूसरे टाइगर को भी चोटें आई होगी। फ्री फाइट होने का मतलब यह है कि दूसरे टाइगर को भी चोट आई। उस टाइगर का आज तक पता नहीं है कि उसके बदन पर कहां चोट आई। इन दोनों का पोस्टमार्टम होने के बाद भी, टाइग्रेस का भी और टाइगर का भी, आज तक किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट न तो विभाग ने किसी को प्रकाशित की और न जानकारी दी। इन सब बातों के पीछे मेरे कहने का उद्देश्य है कि हमारी लाइफ लाइन है वो टाइगर प्रोजेक्ट बूंदी की। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जिस प्रकार सवाई माधोपुर में टाइगरों के लिए आपने पर्याप्त खाद्य व्यवस्था कर रखी है जंगली जानवरों की, लेकिन रामगढ़ अभयारण्य में मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉपर व्यवस्था दूसरे अन्य जंगली जानवरों की वहां नहीं होने के कारण ये परिस्थिति पैदा होती है। और अभी 3 दिन पहले 4 लेपर्ड 2 महीने के अंतराल पे सड़क पे मर गए। डॉक्टर सुभाष वाली सड़क पर मर गए और एक खुदी वाली में मर गए, एक खुदी वाली में मर गए। 2 साल में 10 चीता वहां पर मर गए। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि मेहरबानी करके इस टाइगर प्रोजेक्ट को ठीक ढंग से चलाएं। दोषी अधिकारी जिनको आप मानते काम करें और उनके लिए प्रॉपर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करें और एक टाइगर जरूर भेजें। 2 टाइगरों के बीच में आइए बात टाइगरेस का रहना। अरे ब्राजे, सदन के टाइगरों की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूँ डॉक्टर सुभाष के खिलाफ काम करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे भरतपुर शहर की वर्षों से चली आ रही जल भराव की समस्या और ड्रेनेज सिस्टम के बोलने पर समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भरतपुर शहर की सबसे बड़ी जल भराव की समस्या जो वर्षों से, पिछले 50 वर्ष से भरतपुर के नागरिक सहन करते आ रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही यूडीएस डिपार्टमेंट को भी बड़ी मुश्किल से एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके, जिसमें IIT की एक्सपर्ट्स टीम, अभियंताओं की एक्सपर्ट टीम ने एक योजना बनाई जो लगभग 374 करोड़ रुपए की थी और जो योजना 2 फेजेस में पूरी होनी थी। पहला फेज था 282 करोड़ का और दूसरा फेज था 92 करोड़ का। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, इस फर्स्ट फेज में 4.8 किलोमीटर की पक्की ड्रेन बननी थी और सेकंड फेज में जो है 2.78 किलोमीटर की एक पक्की ड्रेन बननी थी, जिसमें लगभग फर्स्ट फेज में 90 किलोमीटर पक्की नालियों का निर्माण होना था और सेकंड फेज में 190 किलोमीटर की लंबी लाइनों का निर्माण होना था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से और कुछ भू माफिया मिलकर के इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट को रोकना चाह रहे हैं।
आज भी काम जो कि 23 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, आज भी उसको बढ़ा करके जुलाई 25 कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस पूरे प्रकरण की अपने उच्च स्तरीय पर जांच कराएं IIT के माध्यम से, और दोबारा अभी लास्ट एक मीटिंग को करवाई MNIT से, और यह कहा गया MNIT की टीम के समक्ष कि हमको ऊपर से निर्देश है, इसलिए उस ड्रेन को ओपन रखा जाए। महोदय, वहां पूरी डेंस पॉपुलेशन रहती है, ओपन रखने से आए दिन सुसाइड पॉइंट बनेगा। सुजान गंगा हमारी नहर है, उस पर ऑलरेडी सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से प्रोजेक्ट तकनीकी अभियंताओं ने स्वीकृत किया, IIT की टीम ने स्वीकृत करके, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज प्रोजेक्ट का छेड़छाड़ की जा रही है और वहां के जिला प्रशासन उसको आमदा है ओपन रखने पर, जबकि वहां के स्थानीय अधिकारी नागरिकों के द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आप बहुत मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप बड़े ईमानदार, बहुत ही मजबूत आदमी हैं, आप इससे पूरे प्रकरण की जांच कराएं और किन जिला प्रशासन के अधिकारियों की भूमाफिया अतिक्रमण की जो मैं अगला नाम पुकार रहा हूं, धन्यवाद। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। उस पर कल जो मैंने व्यवस्था दी थी कि 2 सदस्य जिनके नाम मैंने लिए हैं, श्री सुरेश मोदी और श्री रामकेश, अपने 2-2 मिनट बचा रखेंगे, उसके बाद संसदीय मंत्री इसका जवाब देंगे। श्री सुरेश मोदी। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने संभाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में 3 सांसद आपके बीजेपी के हारे, 21 में से 14 आपके विधायक हारे, और ये हार आप पचा नहीं पाए, इसीलिए आपने संभाग का और जिले का खत्म करने का फैसला किया। नीमका थाना को जिला बनाने की मांग 1955 से चलती आ रही है। कई आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई, पैदल यात्रा हुई, और इसके बाद पिछली रामलुवाया कमेटी ने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करके उसे संभाग और जिले का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद और हटाए जाने तक चारों विधानसभा में किसी तरह का कोई विरोध जनता का नहीं था, बल्कि आपके खंडेला से आए माननीय सदस्य जो आप ही की पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने पिछले सत्र में अपनी 12 पंचायतें और नीमका थाना में जिले में शामिल करने की मांग की थी। आप कहीं पे जनसंख्या का मुद्दा वो लेते हो आधार, कहीं पे आप क्षेत्रफल का आधार लेते हो, कहीं पे आप दूरी का आधार लेते हो, कहीं पे आप हरियाणा दूसरे राज्य की सीमा का आधार लेते हो, और कहीं पे आप राष्ट्रीय औसत की बात करने लग जाते हो। वो सारे मापदंड आप भूल जाते हो। आपने जो जो फैसले किए हटाने के, वो आपने पिक एंड चूज के बेसिस पे किए। डी की बात करते वक्त आप कहते हो कि साहब दूसरे राज्य की सीमा लगती है, तो नीमका थाना की बात करते वक्त आप कैसे भूल जाते हो कि हरियाणा राज्य की 60 से 70 किलोमीटर सीमा नीम के थाने के जिले के साथ में लगती है, उसका आप जिक्र नहीं करते हो। हकीकत यह है कि पंवार कमेटी ने सभी जो नए जिले बने थे उनका दौरा किया था, लेकिन नीम के थाने जिले का दौरा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। सरकार की तरफ से उनको यह आदेश था कि नीम का थाना जिले को हटाया जाए। आप राष्ट्रीय औसत की बात करते हो। मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा प्रदेश है, वहां की जनसंख्या कम है, वहां का क्षेत्रफल कम है, और वहां पे 53 जिले हैं। हरियाणा की बात करें, 8वां हिस्सा जमीन है राजस्थान से, 1/3 यहां से जनसंख्या है, वहां पे आपके श्री रामकेश 22 जिले हैं, 22 जिले हैं, और एक कमेटी का गठन किया गया है नए जिले बनाने के लिए। 5 और नए जिले बनाने की तैयारी चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए से सरकार से, कि ये जो आपने गलत काम किया है, इस काम को वापस लें, और जो जिले आपने हटाए, जो संभाग हटाए हैं, उनको वापस घोषित करें और वहां की जनता को राहत दें। वरना आपके जो मंत्री कह रहे हैं, हो गया, आपका विषय आ गया, आपका विषय आ गया, आपका विषय हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने
17 नए जिले का गठन किया था। उसमें से 9 जिले और 3 संभागों को भाजपा की सरकार ने राजनीतिक द्वेषता से निरस्त कर दिया। और जैसा अभी सुरेश जी मोदी साहब कह रहे थे, भाजपा की सरकार ने इन जिलों को खत्म करते समय जो मापदंड देखने चाहिए थे, वो मापदंडों का कोई परीक्षण नहीं किया, उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की, केवल ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों की कमेटी गठित की है जो पहले से बिल्कुल तय कर रखा था कि इन जिलों को खत्म करना है, और जिनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की वो भी भाजपा के सदस्य माननीय पवार साहब रहे, और उन्होंने राजनीतिक द्वेषता से ये कार्रवाई की है। जैसा अभी मोदी जी ने कहा है, कहीं आप दूरी का मापदंड लेते हैं, कहीं आप जनसंख्या का मापदंड आप बता रहे हो, और अखबारों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिल रही उसमें आपने कहीं दूरी के लिए, तो मैं आपके दूरी के लिए आपको कहना चाहता हूं, आप डी की दूरी मात्र भरतपुर से 38 किलोमीटर है, और हमारे सांचौर में 140 किलोमीटर की दूरी है। आपने सांचौर को निरस्त कर दिया और डी को रख लिया। और अनूपगढ़ इसी तरीके से, नीमका थाना, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, दूदू, शाहपुरा, ये सारे जिलों में आपने अलग अलग मापदंड तय किए। ये मापदंड किसी भी रूप में ये ठीक नहीं कहे जा सकते। इन मापदंडों के पीछे आपकी राजनीतिक दुर्भावना, उसके कारण ये जिले खत्म किए हैं। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, इससे पहले राजस्थान में 7 जिले बने और 7 जिलों में 12, धौलपुर, हनुमानगढ़, दौसा, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। और उस समय जब करौली को जिला बनाया था, उस समय ये आपत्तियां उठी थी। कुंभट कमेटी का गठन हुआ। कुंभट कमेटी ने ये तय किया था कि जिले की जो जनसंख्या है वो 10 लाख होनी चाहिए कम से कम, और 10 लाख के सारे मापदंड ये सारे के सारे जिले पूरी कर रहे हैं। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है। समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, अरे बैठिए। अरे आपके मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्यों ने राजनीतिक दुर्भावना से जिले रखने या खत्म करने की बात कही, और ये भी कहा है कि पैरामीटर नहीं लागू हो गए तो क्या हो गया, जिलों को तो रखना चाहिए था। मैं अरे सुनिए, यूं मान लो, कोई बात नहीं। हाँ, पैरामीटर लागू नंबर आए तो आप भी बोलना, कोई बात नहीं। जो आपने कहा है, मैं मेरिट पर इसकी बात तथ्यात्मक कहूं उससे पहले दोनों माननीय विधायक जो बोल रहे हैं, दोनों की रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लगी, और उस रिट याचिका में स्वयं सुरेश मोदी जी पार्टी है जिन्होंने खुद ने लगाई, और उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो प्रारंभिक कमेंट्स किए हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। After going through the petition, we find that the petitioner have not sought any information from the authority concerned under the Right to Information Act 2005, or otherwise to seek whether the decision to abolish 9 district was based on any material or not. Straightway ये रिमार्क्स है आपकी पिटीशन पर, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी हाईकोर्ट की। Straightway, the petition has been filed before this court, making a serious allegation on non-application of mine in the petition. Learned Advocate General is direct to file reply. ये दूसरा, अरे सुन लीजिए, ये बात बताना, आप सुन लीजिए।
आपने जो बोला उसमें सही था कि गलत था, सदन नहीं गया। उत्तर तो आपको मंत्री जी का सुनना होगा। बैठिए। ये सुरेश मोदी जी, अब आप सुनना ही चाहते हैं, मैं तो फिर भी और नहीं खोलना चाहता था आपका। अब सुरेश मोदी जी की याचिका, इन व्यू ऑफ द सबमिशन ऑफ लैंडेड काउंसिल फॉर द पार्टी दैट अनदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल केस नोटिस हैव बीन इशूड इन रिप्लाई आल्सो फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट विच इज लिस्टेड सो। ये आपके केस में इसी को बेस बनाया है। अब दूसरा विषय, पहला पॉइंट, दूसरा मैं बहुत पिन पॉइंट आपसे निवेदन करूंगा। कानून क्या है? तो कोई भी जिले बनाने और नहीं बनाने का कानून क्या है? राजस्थान पूरा से अधिनियम। अरे सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेक बार टोकने के बावजूद भी माननीय सदस्य अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, तो कार्रवाई करें। आप अपना सर, आप अपना बात रखिए। सेक्शन 15 है राजस्थान पूरा से 1956 का, वो जिले बनाने या नहीं बनाने के संबंध में, और सेक्शन 16 है। और कृपया ध्यान लगा दे, सुन लीजिए, क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला, अरे सुनने के बाद बोलना। अरे एक बार सुन लीजिए माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सुना गया है, इनका भी सुनिए। बोले आप कंटिन्यू रखें। तो पहला मेरा निवेदन है, हमारा गला काटा, किसने काटा? दीदी आके बैठे, पता लगा नहीं लगा? बैठिए। हाथ में जमानत जब तुम्हें पता लगा नहीं लगा शहर में? बिना अनुमति के जो बोल रहा है वो अंकित नहीं। तो पहला, सरकार को पूर्ण अधिकार है किसी जिले को बनावे या किसी जिले को समाप्त करे, पहला। दूसरा ये आरोप लगाया गया कि राजनीतिक क्षेत्र से प्रभावित किसी व्यक्ति को कमेटी बना दी गई। और ध्यान से सुने, मैं सदन को ध्यान में दिलाना चाहता हूं, कहने से पहले विचार करना पड़ता है, बोलने से पहले पढ़ना पड़ता है और बोलने से पहले रिकॉर्ड देखना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1956 से लगाकर जब हमारा राजस्थान बना तो 26 जिले थे और 25 जिले थे। सबसे पहला जिला बना 1982 में धौलपुर, इनके राज के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद में 10 अप्रैल 1951 को बारां बना, 10 अप्रैल 1951 को दौसा बना, 10 अप्रैल 1951 को राजसमंद बना, 12 जुलाई 94 को हनुमानगढ़ बना और 19 जुलाई तो करौली बना और 26 जनवरी प्रतापगढ़ बना। ये सारे के सारे जिले बने हैं, साथों ही वो भाजपा के राज कार्यकाल बने हैं। अपने कार्यकाल में एक भी जिला आपने नहीं बनाया। तीसरा 3 कमेटियां आज तक बनी है जिलों के संबंध में। ये 3 कमेटियां आज तक बनी है। बोलिए, मैं उत्तर आने दीजिए। पहली कमेटी बनी कुंभट समिति 1997 में, जिसकी सिफारिश करौली जिले की हुई। दूसरी कमेटी बनी डॉक्टर परमेश चंद्र जी की, सीनियर IAS ऑफिसर की। और तीसरी कमेटी बनी राम बुले जी की और चौथी कमेटी अभी बनी जिसका आप आरोप लगा रहे हैं। ये जो डॉक्टर परमेश चंद्र जी की कमेटी बनी थी और अभी जो कमेटी बनी थी, दोनों की हूबहूब एक ही रिपोर्ट है। और सरकार ने न केवल इस कमेटी को आधार बनाया, डॉक्टर परमेश चंद्र जी की कमेटी जो उस टाइम बनी थी उस कमेटी को भी आधार बनाया है। उसके खिलाफ आपका एलिगेशन नहीं है, उस कमेटी को एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। ये मैं इस जिलों के निष्कर्ष करना चाहता हूं। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र की बात है वो पूर्ण रूप से गलत है। कमेटी कब बनी थी ये बता दीजिए। ये कमेटी कब बनी थी? नाम बनाया है सबका ही, परमेश चंद्र कमेटी, राम बुलोया कमेटी और कुंभट कमेटी। कमेटी कब बनी थी? कौन से सन में बनी थी वो बता दे। सब बता रहा हूं, सुनोगे तो पता लगेगा। अब और जमीन खिसक रही नीचे से बीच में बोल रहे हो। जिलों के गठन हेतु निर्धारित एक बार
अध्यक्ष महोदय, एक बार मंत्री का पूरा स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। एक मिनट, बीच में जो कैसे पूछ रहे हैं? नए जिलों के गठन हेतु निर्धारित मापदंड मुख्य रूप से भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक संरचना, जन भावनाएं, सांस्कृतिक सामंजस्य, यथासंभव पूरी पंचायत समिति और तहसील का हस्तांतरण, क्षेत्र का पिछड़ापन, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, जिला मुख्यालयों से दूरी, तहसील से दूरी, प्रभावी कानून व्यवस्था और त्वरित अभियोग, ये मोटे मोटे तौर पर ये आधारभूत संरचना है। और मौजूदा में माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप राष्ट्रीय स्तर का औसत देखेंगे और फिर राजस्थान का या पड़ोसी जिलों का, जैसा इन्होंने कहा मध्य प्रदेश का, एक एक का जवाब दूंगा, तो राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है, संक्षेप में दीजिए इनको जवाब। राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है वो 788 जिले हैं, औसत जनसंख्या 23 लाख है और औसत क्षेत्रफल 4212 है, औसत तहसील 7.2 है, खंड 9.2 है और गांवों की संख्या औसत 900 है। और हमारे यहाँ इन औसत जिलों के अनुसार जिन जिन की संख्या पाई गई है उसका विस्तृत विवरण, चूंकि समय आपने कम दिया है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। तीसरा मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं वो ये कि इन जिलों के गठन में और इन जिलों के उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना, आप संक्षेप में दीजिए। आप 2 मिनट में 4 मिनट बोले, बैठिए। आप माननीय मंत्री जी, अब आपको सुनना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। स्वतः साहब को छेड़ा ही क्यों, सुनना ही पड़ेगा। सवाल पूछते हो तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो राजमोहन जी। मंत्री सुनना ही पड़ेगा। राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास किया गया। आप संक्षेप में दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि जिलों के गठन में अगर इतने ही मेरे साथी बहुत सही है तो पूरे कार्यकाल में 50 साल हुए होंगे, 47 साल होंगे, जो भी कार्यकाल में है, एक के सिवा एक जिला नहीं बनाया और जो जिले नहीं बनाने वाले वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो, आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। मेरा दूसरा, मेरी बात बीच में नहीं, मैं मेरा स्टेज पर खड़ा हुआ तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आप 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं, 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं, 2 मिनट में पूरा करें। और सर्वप्रथम कांग्रेस की नीति को जानना बहुत जरूरी होगा। जाते जाते चुनावी दाव खेला, ऐसा दाव उल्टा पड़ गया, इनके जादू पोल जनता के हरा करके उधर बैठा दिया। नवंबर 1956 में, जैसा मैंने अभी बताया, 3 तो नोटिफाइड थे और बाकी 20 थे, वो उनके जिले थे। क्यों नहीं हुआ जानना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना जरूरी है। एक तहसील करते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। एक विचार करो, एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का बताना चाहूं क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिससे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई। उस